समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जस्ट ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर और समाज सेवी रामसूत्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव जी, ये बताइए, यूजीसी पर पूरा देश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है और तमाम आंदोलन भी हो रहा है इस पे। सर, इस पर आपका क्या राय और क्या विचार है? यूजीसी एक ऐसा कानून बनाया है मोदी जी ने जिससे किसी का लाभ नहीं है। जी, सिर्फ जनरल हमारे भाइयों का, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनका नुकसान है। और दूसरा, शिक्षण संस्थानों में अपराध बढ़ाने की योजना है। हम बहुत पहले से ये कह रहे थे कि भाजपा और आरएसएस एक ऐसे सांप हैं जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ मुंह है और जहर से भरे हैं। लेकिन हमारे जनरल कास्ट के लोग, जो हमारा अपर क्लास है, जो शिक्षित है, जागरूक है, उसे उस नफरती आदमी के अंदर, जो देश के अंदर लगातार नफरत फैला रहा था, उसके अंदर भगवान दिखाई दे रहे थे, अमृत दिखाई दे रही। सांप के अंदर कभी अमृत नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग सिर्फ सांप हैं। इनका कार्यालय नागपुर में है, तो ये बिल्कुल विषधर नाग की तरह काम करते हैं। और हमें इससे थोड़ी राहत मिली है कि हमारे अपर क्लास के भाइयों ने मोदी के अंदर छुपे हुए विष के घड़े को देख लिया और ये जान लिया कि ये विषधर सांप है और ये किसी को नहीं छोड़ेगा, पूरे देश को बर्बाद करेगा, पूरे देश को तबाह करेगा। इस कानून से विश्वविद्यालय के अंदर कौन सा लाभ ओबीसी एससी एसटी को होने जा रहा है? इससे कोई लाभ नहीं है। उनको करवाना था जातीय जनगणना, उनको करवाना था देश के अंदर जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना करा करके और इस देश की जनसंख्या के अनुसार लोगों का अधिकार और हक देना। इससे कटते हुए मोदी ने विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, नफरत पैदा कर दिया, इतना बड़ा देश के अंदर लोगों को आंदोलित कर दिया। और ये लगातार कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरत, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत, कभी सिख और ईसाई के नाम पर नफरत, कभी यादव और चमार के नाम पर नफरत, कभी ब्राह्मण और अहीर के नाम पर नफरत, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत, कभी हिजाब और खिजाब के नाम पर नफरत, कभी लव जिहाद और हिजाब के नाम पर नफरत। इस तरह से कभी राम और रहमान के नाम पर नफरत, कभी रामजादे और हरामजादे कह के नफरत, बजरंग बली के नाम पर नफरत, बजरंग दल के लोग फैला रहे थे। तो मैं ये राहत महसूस कर रहा हूं कि समय रहते हुए इस देश के सभी भाइयों ने, जनरल कास्ट के हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने और हमारे बहनों ने ये देख लिया कि ये विषधर सांप किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये भारतवर्ष को जलाकर राख कर देंगे, देश के अंदर इतनी बड़ी नफरत फैला देंगे स्कूलों के माध्यम से कि देश के अंदर सिविल वार हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि जहां शिक्षण संस्थान चलते हैं और प्रोफेसर शिक्षा देते हैं, वहां देश के अंदर विश्वविद्यालय में इतनी नफरत फैल जाए कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगे और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा आपस में लड़ करके मरने लगे। आज तक मैं कह रहा था कि मुसलमान नहीं मर रहा है, वो भारतीय मर रहा है। भारत की सरहद के अंदर जन्म लेने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चमार हो, डोम हो, धोबी हो, पासी हो, ब्राह्मण हो, बढ़ई हो, बेलदार हो, अहीर हो, गणेरी हो, चौहान हो, जो भी हो, वो भारत माँ का पुत्र है और मरने वाला भारत माँ का बच्चा मरा, भारत माँ का बच्चा मरा। लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था वो समय भाषण। और ये लोग कहते थे कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल पैदाइश के आदमी हैं, इनके अंदर भगवान बसता है, ये माता के माध्यम से पैदा नहीं हुए हैं। ये तो मोदी जी ने एक ऐसा बिल बना दिया, अपने दिल के अंदर एक ऐसा बिल बना दिया कि हमारे अपर क्लास के भाइयों ने उस बिल में झांक करके देख लिया कि मोदी के अंदर अमृत नहीं है और ये नॉन बायोलॉजिकल भगवान नहीं है, ये तो नफरत का घड़ा
भरे हुए एक जहरीला इंसान है जो लाशों पर सियासत करता है और सिर्फ नफरत फैलाता है। इससे क्या होने वाला है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से मांग कर रहा हूँ, हमारे साथ जनरल भाई और बहनों को भी चलना चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ, दुनिया के अंदर आज भारत को युवा देश कहा जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा युवाओं की अगर किसी देश में आज के तारीख में है तो भारत में है। इस देश के अंदर 60% आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर और 30 साल के बीच है। इतनी बड़ी युवा शक्ति विश्व के किसी भी देश में नहीं है और इतनी बड़ी युवा शक्ति को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। 70% हमारे नौजवान और युवतियां ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं, इसलिए कि इस देश में स्कूल नहीं है। और उसी देश के अंदर ये नफरत फैला करके मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं, युवाओं के बीच में नफरत फैला रहे थे। उस समय मैं देश के युवा युवतियों को जनरल कास्ट और अपर कास्ट, सछूत अछूत जिनको बनाया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करता था कि इनको समझो और आपको शिक्षण संस्थान खुलवाना चाहिए। बड़े बड़े विश्वविद्यालय खुलवाइए, शोध के केंद्र खुलवाइए। हम कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, वैज्ञानिक राष्ट्र बनाओ। अगर अमेरिका और रूस और चाइना का पिछलग्गू बन के नहीं रहना है तो भारत को एक वैज्ञानिक देश बनाना है। और वैज्ञानिक देश बनाने के लिए विश्वविद्यालय में आग नहीं लगानी है, वहाँ नफरत नहीं फैलाना है, बल्कि देश के अंदर सम्राट अशोक के जमाने में जब विश्वविद्यालय बन गए थे तो आज 12 सालों में मोदी की सरकार ने एक भी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। अगर विश्वविद्यालय बने हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बने हैं और उन प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालयों में इस देश के गरीब लोगों के, पिछड़े दलित, जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं, जिनके माता पिता मजदूरी के बल पर अपना पेट चलाते हैं, रोटी चलाते हैं, उनका बच्चा उन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में कैसे पढ़ेगा। और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन बनना चाहते हो तो पहले मैं जो कह रहा हूं इसका समर्थन हो। मैं देश के सभी लोगों से कहता हूं, हम अपर और लोअर कास्ट की बात नहीं करता, हर भारत के नौजवान से, हर भारत की बहनों से ये कहता हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में, अमेरिका में भी है, रूस में भी है, बहुत सारे जापान में है, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और समान शिक्षा। जो शिक्षा अमित शाह का बेटा ले, जो शिक्षा अडानी का बेटा ले, जो शिक्षा अंबानी का बेटा ले, जो शिक्षा टाटा वगैरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के बच्चे लें, वही शिक्षा इस देश के चैतू चमार का भी बेटा ले, चिखुरी और गोबरी का भी बेटा ले, और किसान का भी बेटा ले, मजदूर का भी बेटा ले, और निःशुल्क शिक्षा ले। शिक्षा को निःशुल्क कर दो, हमें विश्वविद्यालयों में बांटो नहीं। और जब शिक्षा को निःशुल्क कर दोगे और इतने बड़े पैमाने पर ग्रेजुएशन करने के लिए जब विश्वविद्यालय बना दोगे तो देश के जो 70% युवा शक्ति जो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग दुनिया में सबसे बड़े युवा देश हैं, जितनी युवाओं की आबादी हमारे देश में है दुनिया में कहीं नहीं है, तो उन युवाओं को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है तो उस ऊर्जा का क्या मतलब है? वो ऊर्जा बेकार हो रही है। 70% नौजवान अशिक्षित होकर के जिस देश के अंदर सड़कों पर चल करके बेरोजगार बोझ बनेंगे, वो देश युवा शक्ति के बल पर, उनकी ऊर्जा के बल पर तरक्की कैसे करेगा? वो तो खुद ही अपने आप पर बोझ बन जाएंगे। देश पर तो बोझ होंगे ही, अपने आप पर बोझ होंगे, अपने परिवार पर बोझ होंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटो नहीं, छात्रों को जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांटो नहीं, छात्र एकता को जिंदा रहने दो और देश के अंदर इतने विश्वविद्यालय बना दो कि इस देश के अंदर गरीब और किसान, लोअर क्लास के, कम पैसे वाले, आर्थिक रूप से बेहद कमजोर लोगों के बच्चे भी शिक्षित हो जाएं। और जब वो शिक्षित होंगे तब भारत अमेरिका से आगे रहेगा, तब भारत की विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। हमें किसी कट्टरपंथी धर्म के नाम पर देश नहीं चाहिए, हमें वैज्ञानिक देश चाहिए, हमें वैज्ञानिक राष्ट्र चाहिए। अगर कोई धर्म के नाम पर देश का नाम कहता है कि ये बना दिया जाए भारत को, तो मैं कहता हूँ भारत को वैज्ञानिक देश बना दो कि दुनिया कहे भारत वैज्ञानिकों का देश है। ऐसा देश होना चाहिए। और जिस दिन भारत वैज्ञानिकों का देश हो जाएगा उसी दिन दुनिया के अंदर भारत का डंका बजने लगेगा और अगल बगल का कोई देश, और ट्रंप नरेंद्र बोल करके सरेंडर बोलने का प्रेशर नहीं बना पाएंगे उस समय। लेकिन हो क्या रहा है,
हम इन जनरल कास्ट के भाइयों से कहना चाहता हूं, आप लोग क्या कहते थे कि ये तो भगवान है और मोदी को जो मोदी का विरोध कर रहा है वो राक्षस है, वो इंसान ही नहीं है। और हम समझ रहे थे कि मोदी इंसान नहीं, वही वो चीज़ है जो आप दूसरों को कहते थे। आज आपने उस व्यक्ति के अंदर की हैवानियत देख लिया, उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मोदी सरकार और आरएसएस के अंदर कुछ है तो इंसानियत नहीं, हैवानियत है, मानवता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जनरल भाइयों, आप आओ, कदम से कदम मिला करके चलो और सभी को साथ लेकर चलो। अगर भारत का एक एक बच्चा शिक्षित नहीं हो जाएगा तो भारत विकास नहीं कर सकता। आप सिर्फ 2, 4, 5% लोगों को शिक्षित बनाकर देश की तरक्की नहीं कर सकते। अब तो आइए, अब तो आपने देख लिया विश्व गुरु की खेल। ये विश्व गुरु ने पूरे भारत को विषाक्त बना दिया। विश्व में तो कुछ नहीं किया, विश्व में तो सिर्फ बदनामी की, सरेंडर बोला। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा गया। लेकिन भारत में विष फैला दिया, जाति जाति में विष, धर्म धर्म में विष, मजहब में विष, भाषा में विष बमन किया। उर्दू और हिंदी के नाम पर विष फैलाया और गुजराती और मराठी के नाम पर विष फैलाया। हिंदी भाषी और राजस्थानी और गुजराती के नाम पर विष फैलाया। मोदी का काम ही है नफरत फैलाकर अपनी सियासत करना और उस नफरत के दंगे में लोग मरें और उस मरे हुए युवाओं की लाश पर रोटी सेकना। इसलिए विश्वविद्यालयों के अंदर जो कुछ भी इन्होंने किया है उससे सवर्ण समाज के युवाओं में शक पैदा होना स्वाभाविक है और उनका नुकसान तो होगा, लेकिन ओबीसी SC ST का कोई लाभ नहीं होगा। मोदी जी इस देश के ओबीसी SC ST को धोखा देने का प्लान बनाए हैं, ये प्लान बनाए हैं। इससे हमारा कुछ नहीं होना है। आप प्राइवेट सेक्टर से लेकर के और सरकारी संस्थानों को तो आपने बेच दिया। मैं जनरल कास्ट के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब देश की रेलवे बिक गई तो क्या मुसलमान बेरोजगार हुआ? क्या इस देश का अहिर गणेरी केवट कुर्मी बढ़ई ही बेलदार बेरोजगार हुआ? क्या ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार और श्रीवास्तव नहीं बेरोजगार हुए? ये लोग उस समय रेलवे बिकी तो क्यों विरोध नहीं कर रहे कि हमारे संसाधन भारत माँ के आभूषण को मत बेचो? उसके साथ कदम से कदम मिला करके क्यों चल रहे थे? सेना को अग्निवीर बना दिया तो कितने मुसलमानों का नुकसान? क्यों मुसलमान का नुकसान आप चाहते हैं? भारत का पहला वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जिसने परमाणु बम बनाने की बुनियाद डाली थी वो भी मुसलमान था। APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने 98 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परीक्षण किया परमाणु बम का, वो भी मुसलमान है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, सूर्य मिसाइल, पिनाका मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जितनी मिसाइलें देश के अंदर भरी पड़ी हैं, मिसाइल का भंडारण जो किया है एक वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इसलिए मैं आप लोगों जनरल लोगों से कहना चाहता हूं, जब सेना अग्निवीर हुई तो ब्राह्मण का लड़का भी बेरोजगार हुआ, ठाकुर का बेटा भी बेरोजगार हुआ, राय लाला का भी बेटा बेरोजगार हुआ। एक बार भी आप मुट्ठी बांध के इस तरह का आंदोलन नहीं चलाए जिस तरह का आज चला रहे हैं। हमें अफसोस हुआ था कि जिस देश के जवानों को, सेना को विकलांग बना दिया एक देश का प्रधानमंत्री और देश के युवाओं में गुस्सा नहीं पैदा हुआ, आक्रोश नहीं पैदा हुआ। मुझे इस बात का अफसोस हुआ था और आज भी अफसोस हुआ है कि आप अपने हित को देखते हुए इतना बड़ा आंदोलन तो चला रहे हो, लेकिन जब देश का यही तो कर रहा था, रेलवे बेच दिया, रोडवेज बेच दिया, शिक्षा विभाग बेच दिया, चिकित्सा बेच दिया, BSNL बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, जहाजें बेच दिया, शिप कारपोरेशन बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, दिल्ली का लाल किला बेच दिया और कृषि बिल के माध्यम से देश के किसानों की खेती भी बेच दिया था। किसानों से जमीन छीन छीन करके इस देश के कारपोरेटरों को औने पौने दामों पर दे रहा था, तो आपकी आंख नहीं खुल रही थी। अब आंख खुली है और आंख खुली है तो देर से ही सही हमारे भाइयों, जगो और भाजपा हटाओ, भारत बचाओ। भाजपा हटा करके भारत को बचाओ और उदारवादी, सेकुलरवादी, सभी को समान अधिकार देने वाला, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करने वाले संविधान को बचा लो और उसे लेकर के चलो। हम नफरती राजनीति को विदा करना चाहते हैं देश से और भाजपा और RSS नफरती राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें।
लोकतंत्र जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शानदार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया।